चलिए, आवाज आ रही है। और क्या हाल चाल है आप लोग का? बढ़िया है। थोड़ा आवाज कर दीजिएगा, हल्का सा कम। आवाज आ रही है? सही है। चलिए, कोई बात। क्या करें? इसको बंद करना, बंद कर दिए, कोई इशू नहीं। चलिए ठीक है। तो क्या पढ़ाया था कल? जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था ना? क्यों? जूनागढ़ के बारे में बता दिया? हैदराबाद के बारे में बताना। कल कुछ समझ में आई थी क्लास? क्यों, बोलो। समझ में आई थी जूनागढ़ के बारे में? चलिए तब। चलिए तब। उसी के आगे कंटिन्यू करिएगा, 5 मिनट लिख लीजिएगा, समझाते लिखिएगा। भारतीय संविधान के जनक लिखेगा। हाँ, उसी के आगे कंटिन्यू करेगा। हेडिंग कुछ नहीं डालना, उसी के आगे लिखिएगा जहां तक मैंने लिखवाया था। लिखिएगा उसी के आगे, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, उसी के आगे लिखिएगा, कंटिन्यू करेगा। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, क्योंकि 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 ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के बारे में हम आपको समितियां जब पढ़ाएंगे उसमें डिस्कशन कराएंगे। क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, अगली लाइन से लिखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। आ रही है ना आवाज? क्यों? चल लिखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का माना जाता है, क्योंकि 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 भारत के मूल संविधान में क्योंकि भारत के मूल संविधान में 22 भाग। एक बार ध्यान सुनो, 4 बार बोले तुम तर्क वितर्क कर रहे हो। भारत के मूल संविधान बोले, एक बार नहीं 20 बार बता चुके तुम लोग भी, तभी भी, और राइट डाउन भी कर रहे हैं तभी भी, पता नहीं क्या ध्यान है। ध्यान सुनो, लिखो। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद थे। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन लेकिन वर्तमान समय में लेकिन वर्तमान समय में लेकिन वर्तमान समय में 25 भाग, लेकिन वर्तमान समय में 25 भाग, 12 अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान समय में 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 470 अनुच्छेद है, 470 अनुच्छेद है, 470 अनुच्छेद है। हो गया? चलो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। भारत के संविधान बनने में कुल समय, भारत के मूल संविधान भारत के संविधान बनने में कुल समय 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 घंटे का समय लगा था। 2 घंटे का समय लगा था। हाँ लिखवाया, लेकिन संविधान सभा की टॉपिक है ना, लिख लो। जिनको ना पता रहेगा तैयार हो जाएगा, लिखो। भारत के संविधान बनने में लगभग भारत के संविधान बनने में लगभग 64 लाख रुपए, 64 लाख का मतलब 63,96,729। भारत के संविधान बनने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 63,96,729। ये कहाँ गाना बज रहा है जी? ऊपर क्या कुछ है क्या फंक्शन? हाँ, टेस्ट हो रहा है? अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी आज है क्या? अच्छा, अभी से माहौल बन रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं।
थोड़ा कम कर देते ना, ज्यादा तेज करने का मतलब नहीं है। चलो लिखो, अगली लाइन लिखो। 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगली लाइन लिखना, भारतीय संविधान में कुल शब्द, शब्द मतलब वर्ड, भारतीय संविधान में कुल शब्द, भारतीय संविधान में कुल शब्द 1,17,000, भारतीय संविधान में कुल शब्द 1,17,369, 369, 1,17,369 थे। भारतीय संविधान में कुल शब्द 1,17,369 शब्द थे। हो गया। चलो अगली लाइन लिखेगा, भारतीय संविधान को हिंदी में, भारतीय संविधान को हिंदी में बसंत कृष्ण वैद, यहां लिखें, बसंत कृष्ण वैद ने लिखा था। भारतीय संविधान को हिंदी में बसंत कृष्ण वैद ने लिखा था। बसंत कृष्ण वैद ने लिखा था। ये सब पूछा जाता है किसने हिंदी में लिखा। लिखो मूल संविधान, जब संविधान बना तो उसको मूल संविधान कहते हैं। देखो मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। अब तो कई वो ट्रांसलेशन में आ गए। मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। नेक्स्ट लाइन लिखना, भारतीय संविधान के डिजाइनर, लिखिएगा भारतीय संविधान के डिजाइनर नंदलाल बोस थे। यहां पे लिख दिया, ऐसे लिखेगा, भारतीय संविधान के डिजाइनर नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस थे। हो गया। चलो गुड। अगली लाइन लिखेगा, नंदलाल बोस थे। लिखेगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, लिखेगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यहां पे लिख दिया, बहुत बड़ा नाम है, पूछा गया वनडे के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको पूछा जाता है। लिखेगा भारतीय संविधान के डिजाइनर नंदलाल बोस थे। अगली लाइन लिखेगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, लिखेगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को अपने हस्तलिपि, हस्तलिपि का मतलब होता है हेड राइटिंग, अपने हस्तलिपि यानी हेड राइटिंग में लिखा था, में लिखा था, में लिखा था। चलिए अगली लाइन लिखेगा, कंटिन्यू करेगा, लिखेगा, लिखेगा हैदराबाद एकमात्र देश रियासत थी, जो आज पढ़ना आप लोग को, हैदराबाद एकमात्र देश रियासत थी, हैदराबाद एकमात्र देश रियासत थी जो भारतीय संविधान सभा में, हैदराबाद एकमात्र देश रियासत थी जो भारतीय संविधान सभा में, जो भारतीय संविधान सभा में भाग लेने के लिए मना कर दिया था। चलो अब समझ लो तो अब लिखो, कल लिखवाएंगे मंडे को, यानी है कि नहीं। अब इतना समझ लो, इतना बहुत है, धीरे धीरे डाटा लिखते चलोगे। चलो कल तो सब लोग आए थे ना, कोई कोई ऐसा नहीं जो कल नहीं आया था। कितने लोग कल नहीं आए थे? अच्छा आप नहीं आए थे, बाकी सब आए थे, क्यों? चलो कल वाली लेक्चर क्लास आप देख लेना, उस पर यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगी रहेगी। यानी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है संविधान सभा, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा के अंदर जो आपको टॉपिक पढ़ना है, संविधान की मांग पढ़ना है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है, मैंने आपको बताया था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ना है। तो आवाज बढ़ेगा तभी मजा आएगा। जय बोल दी, आवाज थोड़ा बढ़ा दे, गाना आ रहा है। कोई चला जाए, कोई चला जाए, बुला लाए अभी, ठीक, जो आए थे अभी। ऊपर नहीं कर रहे कहीं कि अपनी आवाज बढ़ाने के लिए। जो सुनील आए तो उन्हीं को बुला लाओ ना, आवाज थोड़ा बढ़ा दे, गाना आ रहा है, मजा नहीं आएगा। ये हमारे क्लास में चल रहा है कि ऐसे चल रहा था पहले भी? अभी माहौल बनना शुरू हुआ।
सर थोड़ा आवाज बढ़ाना, गाना आ रहा है, वो क्लास मैनेज नहीं हो पा रहा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा ले। आप इनको क्यों डिस्टर्ब कर दो, सुनील को बुला लाया करिए ना, ये लोग मान लीजिए ऑफिस में रहते हैं। आप सही आवाज? हाँ सही है सर। हाँ। हैदराबाद के बारे में पढ़ना है कि नहीं? इसके बाद समितिया के बारे में पढ़ना है आपको। मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा एक ऐसी टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, और संविधान सभा बहुत जटिल टॉपिक है। मैं आपको 70% संविधान सभा पढ़ा चुका हूं। मैंने सबसे पहले बताया था कि संविधान सभा है क्या। इसके बाद संविधान सभा पढ़ाने के बाद मैंने आपको संविधान की मांग पढ़ाई थी। जब ब्रिटेन के अधीन थे तो किस विद्वान ने संविधान की मांग की, और क्यों हमें संविधान की मांग की आवश्यकता पड़ी, और ब्रिटिश भारत के अंतर्गत हमारे संविधान का मांग का वर्चस्व क्या था, इसके बारे में हमने संविधान की मांग के अंतर्गत हम लोगों ने बेहतर तरीके से देखा था, है कि नहीं? इसके बाद संविधान की मांग पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। यानी संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हम लोगों ने डाटा देखा था कि संविधान की पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया, संविधान सभा में हिंदी को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, संविधान सभा में एससी की संख्या कितनी थी, एसटी की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, संविधान को अंगीकृत किया गया कब, लागू किया गया। इसी के अंदर हम लोगों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया देखा था। और कल देशी रियासत हमने आपको पूरा 1 घंटा पढ़ाया था, और देशी रियासत के अंदर 3 देशी रियासत जो फेमस थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में, 3 देशी रियासत के बारे में कहने के आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तो 3 देशी रियासत में हम लोग एक देशी रियासत पढ़ चुके हैं जिसका नाम जम्मू कश्मीर है, सॉरी जूनागढ़। जूनागढ़ के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के बारे में। पिछली क्लास को आप समझिएगा, थोड़ा बहुत लिंक करेंगे तभी समझ में आएगा। देशी रियासत का मतलब बताया था, जो भारत के राजा रजवाड़े थे उन्हीं को देशी रियासत का अस्त्र दिया गया। मैंने आपको बताया था कल कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। भारत एक अलग कंट्री बना, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना। और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ इसके बारे में हमने बताया था। उसी के कुछ महीने बाद आप देखेंगे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में बताया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश रहेंगे, और इसमें कहा गया देशी रियासत भी क्या रहेंगी, स्वतंत्र रहेंगी। और भारत और पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को बलपूर्वक सम्मिलित नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कि देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगी, अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान में विलय हो सकती है। कोई भी भारत और पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को जबरदस्ती तरीके से सम्मिलित नहीं करेगा। और अखंड भारत का निर्माण करने के लिए देशी रियासत को कहने की आप देखेंगे सम्मिलित करने का अध्यक्ष बनाया गया, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासत को सम्मिलित करने का अध्यक्ष हमने बताया था कल किसे बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 565 देशी रियासत को आमंत्रित किया। कहा है 565 देशी रियासत, आप भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र, आप भारत या पाकिस्तान में चाहे दोनों में विलय हो सकती हैं, आप पे कोई फोर्स पूर्वक नहीं होगा, लेकिन आप भारत में विलय होंगे तो आपको बहुत सुविधाएं दी जाएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोटिवेट किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि कोई भी देशी रियासत भारत में सम्मिलित होता है तो उसको सबसे पहले क्या दिया जाएगा, राजपद दिया जाएगा। राजपद का मतलब बताया था कि कोई भी, राजपद का मतलब होता है कि कोई भी देशी रियासत अगर सम्मिलित होता है तो राजा के रूप में रहेगा, उसकी जनता का नौकर रहेगी, और राजा के रूप में कहने की उस चीज को कैप्चर किया रहेगा। इसके बाद देशी रियासत के अंदर बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आपको पीवी पर्स दिया जाएगा। पीवी पर्स का मतलब होता है जो सरकार का खजाना होता है, उसी को हम पीवी पर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद देशी रियासत ने कहा कि पीवी पर्स के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कोई भी देशी रियासत सम्मिलित होता है तो उसका संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसका राइट्स रहेगा। यानी कहने का सेंस है कि उसकी संपत्ति जब चाहेगा तो बेच सकता है, अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकता है, लेकिन
कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को जबरदस्ती तरीके से सम्मिलित नहीं करेगा। पहला क्लास है क्या आपका? क्यों? अच्छा, जेई वाले हैं क्या आप? अच्छा, बैठ जी। आपको संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया जाएगा। यानी कहने के सेंस है सरदार वल्लभ पटेल ने इस चीज को कैप्चर किया और बेहतर तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और कहने की आप देखेंगे 565 देशी रियासत के अंतर्गत, सरदार वल्लभ पटेल के अंतर्गत आप देखेंगे 500 प्लस देशी रियासत आप देखेंगे भारत में विलय हो गई, यानी भारत में सम्मिलित हो गई। और 565 देशी रियासत भारत में सम्मिलित हो गई, यानी 500 प्लस देशी रियासत सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत देशी रियासत सम्मिलित हो गई। और हमने आपको बताया था कल कि आप याद करिए, बड़ौदा एकमात्र देशी रियासत था जो भारत में सबसे पहले विलय हुआ था। और इसके बाद हम लोग ने जाना था कि बड़ौदा देशी रियासत जैसे सम्मिलित हुआ, 500 प्लस देशी रियासत सम्मिलित हो गई और 60 प्लस देशी रियासत कहां सम्मिलित हुई थी? पाकिस्तान में। लेकिन 3 देशी रियासत जो चर्चित थी, जिसका नाम था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 देशी रियासत थी जो भारत में भी सम्मिलित नहीं होना चाहती, ना पाकिस्तान में, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, है कि नहीं? और बताया था कि जूनागढ़ देशी रियासत का जो राजा था, कल बताया था पूरा स्टोरी 1 घंटा, उसका नाम था मावत अली खान। मावत अली खान देखेंगे मुस्लिम था, लेकिन यहाँ पे 90% जनता हिंदू थी और 10% जनता आप देखेंगे मुस्लिम थी। और झुकाव जूनागढ़ की जनता का भारत में ज्यादा था। और जूनागढ़ के अंतर्गत आप देखेंगे भारत के अंदर सम्मिलित करने के लिए जूनागढ़ को आप देखेंगे एक इरादा बनाया गया, जिसका नाम था जनमत संग्रह। जूनागढ़ को आप देखेंगे जनमत संग्रह द्वारा भारत में फाइनली क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। तो पूछा जाता है कि भारत के कौन से देशी रियासत थी जिसे जनमत संग्रह द्वारा सम्मिलित किया गया? तो क्या बताओगे? जूनागढ़। और बता दें, याद करने का ट्रिक, ज से जूनागढ़ होता है, ज से जनमत संग्रह, और जूनागढ़ देशी रियासत को भारत में कैसे सम्मिलित किया गया? जनमत संग्रह द्वारा, है कि नहीं? तो हमने आपको 5 मिनट बताया था कल, इसके बारे में 1 घंटा पढ़ाया था। बाकी चीजें जिनका छूटा हो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग हैदराबाद देशी रियासत के बारे में कहने की हम लोग पढ़ने वाले। इसके बाद तब हम लोग जम्मू कश्मीर देशी रियासत के बारे में पढ़ेंगे। आप समझिएगा हैदराबाद देशी रियासत के बारे में बेहतर तरीके से, यहां से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यानी हम लोग संविधान के अंदर संविधान सभा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेसिक पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, कहने की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। और संविधान सभा में देशी रियासत राज्य रजवाड़े के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे अखंड भारत का निर्माण हुआ, कैसे भारत कहने की बड़ा साम्राज्य बना, कैसे सरदार वल्लभ पटेल ने भारत के साम्राज्य को कहने की बेहतर तरीके से आगे किया। आज जो 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य क्षेत्र सरदार वल्लभ पटेल की है, उसी को हम लोग देख रहे हैं कैसे हमारा भारत का साम्राज्य बढ़ा। इसके बाद आप देखेंगे हैदराबाद देशी रियासत की अगर हम बात करें, हैदराबाद देशी रियासत, हैदराबाद देशी रियासत का जो राजा था उस्मान अली खान था। यानी हैदराबाद का जो राजा था वो मुस्लिम था, है कि नहीं? लेकिन यहां की जो जनता थी आप देखेंगे 90% जनता मुस्लिम थे और 10% जनता क्या थी? हिंदू थी। और जाहिर सी बात है कि बहुसंख्यक के रूप में मुस्लिम है और अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू है। और हैदराबाद की जनता का झुकाव सबसे ज्यादा कहां जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा, न कि भारत में जाएगा, है कि नहीं? और आप देखेंगे हैदराबाद का जो राजा था उस्मान अली खान, ये भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, सॉरी पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, ये सम्मिलित होना चाहता था। तो कहां सम्मिलित होना चाहता था? ये भारत में सम्मिलित होना चाहता था। जूनागढ़ के राजा से सरदार वल्लभ पटेल मिलते हैं, सॉरी हैदराबाद देशी रियासत के राजा से सरदार वल्लभ पटेल मिलते हैं, कहते हैं हे उस्मान अली खान, आप भारत में सम्मिलित होइए, अगर भारत में आप सम्मिलित होते हैं तो आपको राजपद दिया जाएगा। और कल बताया था राजपद का मतलब होता है जब आप जहां के रहेंगे और राजे रजवाड़े के रूप में बने रहेंगे, जनता आपकी सेवक रहेगी और जनता हमेशा आपको सेवा की भावना देखते रहेंगे, आपके अकॉर्डिंग ही नियम कानून को संचालित दिया। इसके बाद सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि राजपद तो दिया जाएगा, साथ में आपको पीबी पर्स भी दिया जाएगा। और मैंने आपको बताया था जो सरकार का खजाना था पहले पीबी पर्स कहा जाता था। इसके बाद सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि पीबी पर्स दिया जाएगा और पीबी पर्स के साथ साथ आपको जो दिया जाएगा, आपको संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया जाएगा।
संपत्ति का मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आप ही की इच्छा के अनुसार खरीदा बेचा जाएगा, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता, जिसे संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। और उस्मान अली खान तैयार हो गए भारत में सम्मिलित होने के लिए। और कहने की आप देखिए 50 लाख पीवी पर्स एक ऐसा हैदराबाद देशी रियासत था जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा पीवी पर्स लेने वाला, पैसा लेने वाला सम्मिलित हुआ था, यानी सबसे ज्यादा इसी को पीवी पर्स दी गई थी 565 देशी रियासत के अंतर्गत। और कुछ समय बाद आप देखेंगे हैदराबाद के राजा जो उस्मान अली खान थे, पाकिस्तान के रियाकत अली वहां के प्रधानमंत्री मिलते हैं और हैदराबाद के अंतर्गत जो राजा उस्मान अली खान थे अपना इरादा ही चेंज कर दिया। पहले तो इन्होंने भारत में सम्मिलित हुआ और इरादा इन्होंने चेंज कर दिया और कहा मैं भारत में सम्मिलित ना होके और पाकिस्तान में सम्मिलित हुआ। और रीजन कारण क्या था इनका चेंज करने का, क्योंकि जो सुविधाएं भारत ने दिया था वही सुविधाएं पाकिस्तान ने दिया था और पीवी पर्स भारत ने 50 लाख दिया था और यहां तक कि आप देखें कई लाख से ज्यादा पीवी पर्स देके पाकिस्तान ने उस्मान अली खान को अपने इरादे में बदला लिया। और उस्मान अली खान के अंतर्गत आप देखेंगे जो राजा हैदराबाद का राजा था उस्मान अली खान इस चीज को कैप्चर किया और भारत के अंतर्गत इंकार कर दिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी नाराज हुए और इन्होंने कहा कि अगर आपको सम्मिलित न होना तो आप पहले बता देते, लेकिन हम यहां करना एक चीजें गलत है। जैसे भाई कोई जाहिर सी बात एग्जांपल समझे, हमने कहा कि आप हमारे घर आएंगे तो आपको पनीर खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे, सेवई खिलाएंगे, कई आइटम हम खिलाएंगे। पता चले आए तो कुछ खिलेवे ना करें, यहां तक पानी तक ना पूछे, भाई और तो लगेगा ही है कि नहीं। तो ऐसे हमारे अंतर्गत देश के साथ भी यही किए तो उस्मान अली खान ने कहा हर कंडीशन के मैं भारत में सम्मिलित होने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस कंडीशन को हैदराबाद के राजा उस्मान अली खान के एक्सेप्ट नहीं किए। और आप देखें कुछ समय बाद आप देखेंगे हैदराबाद के अंतर्गत बहुत ज्यादा संकट की घड़ी आ जाती है, जो कहने के आप देखेंगे यहां पे हिंदू और मुस्लिम, जो मुस्लिम 10% थे, हिंदू 10% थे और मुस्लिम 90% थे। यहां के अंतर्गत जो मुस्लिम थे 10% हिंदुओं के साथ यानी कि आप देखेंगे अत्याचार करने लगे, यानी यहां तक अपना नियम कानून को जागृत करते हुए यहां बहुत ज्यादा परेशान करने वाले। और यहां तक कि आप देखेंगे कहने कि जो बहुसंख्यक मुस्लिम थे हिंदुओं के साथ अत्याचार करने लगे। और ये सब कहने कि आप देखेंगे जो 10% हिंदू थे अपनी जान बचाने के लिए, अपने सम्मान बचाने के लिए भारत की सीमाओं में घुसने लगे। और आप पढ़ेंगे एक टॉपिक सिविल के अंतर्गत आईआर होता है, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कैसे देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पालन किया जाता है, हमारा अमेरिका से संबंध क्या होगा, चाइना से संबंध क्या होगा, ये भी एक आईआर होता है। हम किसी भी देश के अंतर्गत बिना किसी देश से परमिशन लिए कोई भी कंट्री के व्यक्ति उसमें एंट्री नहीं कर सकता। जैसे अगर हम चाहेंगे भाई, तो अगर नेपाल में जाना चाहें, चाहे पाकिस्तान में जाना चाहें, तो हमें पासपोर्ट, वीजा कुछ रहेगी सुविधाएं, तभी हम एंट्री कर सकते हैं। आप सोचिए बिना परमिशन लिए हैदराबाद की जनता जो 10% हिंदू थे वो भारत की सीमाओं में घुसने लगे अपनी जान बचाने के लिए। और यहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक चांस मिल गया, कहा कि अब वो समय आ गया है जो हैदराबाद के उस्मान अली खान को हम जवाब दे सकते हैं। हैदराबाद के राजा उस्मान अली खान जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप 18 जुलाई 1947 का अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। और आपको पता है कि 18 जुलाई 1947 का अधिनियम कहता है कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे और देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगी और भारत और पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को बलपूर्वक सम्मिलित नहीं करेगा। लेकिन आप 18 जुलाई 1947 का अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आपकी जनता हमारी सीमाओं में खड़ी करने चली आ रही है, आप भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब नहीं है कि हमारी सीमाओं में आप कहीं इंटरफियर करें। लेकिन उस्मान अली खान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किए और उस्मान अली खान के अंतर्गत सरदार वल्लभ पटेल का मुंह तोड़ जवाब दिए। आप देखेंगे जो हमारे अंतर्गत बहुसंख्यक मुस्लिम थे 90%, 10% हिंदू को बचाने के लिए सरदार वल्लभ पटेल ने कहने की बड़ा कदम उठाया। और कहने की आप देखेंगे यहां के दंगे को रोकने के लिए अपनी सेना फोर्स भारतीय सेना ने कहने की कंट्रोल किया। और यहां तक कि आप देखेंगे 10% हिंदुओं को भारतीय सेना ने बचाया। और यहां तक कि आप देखेंगे जो 90% मुस्लिम थे इनको पुलिस कार्रवाई के द्वारा कहने की आप देखें मजबूरन के साथ साथ आप कहने की हैदराबाद देशी रियासत को भारत में कहने की फाइनली उस्मान अली खान को मनाना पड़ गया। और उस्मान अली खान हार मान के
पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में कहने को उन्होंने सम्मिलित किया, जिसे हम ऑपरेशन पोलो कहते हैं। तो पूछा जाता है कि हैदराबाद देसी रियासत को भारत में कैसे विलय किया गया, क्या बताओगे? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, है कि नहीं? तो हम लोग ने क्या क्या समझा अभी तक? हम लोग ने यही समझा डाटा कि 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान में बंटवारा किया गया, जो कल और आज की स्टोरी में हमने बताया। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। भारत और पाकिस्तान 2 अलग कंट्री बने। इसके बाद हम लोग ने समझा कि 18 जुलाई 1947 का अधिनियम में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश रहेंगे और देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगी, और भारत और पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को पूर्णतः सम्मिलित नहीं करेगा। और देशी रियासत को सम्मिलित करने का मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था देशी रियासत को सम्मिलित करने का अध्यक्ष? तो किसे बनाया गया, क्या बताओगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहने के आप देखेंगे देशी रियासत को सम्मिलित करने का अध्यक्ष बनाया गया। और सबसे पहले हमारे एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नियम शर्तों को पालन करते हुए भारत में सम्मिलित हुआ। उस देशी रियासत का नाम था बड़ौदा देशी रियासत। इसके बाद बताया था बड़ौदा देशी रियासत के बाद आप बताया था कि जूनागढ़ देशी रियासत को भारत में अगर सम्मिलित किया गया था तो कैसे किया गया था? तो मैंने आपको बताया था जनमत संग्रह द्वारा सम्मिलित किया गया था। अब पूछा जाता है भारत की कौन सी देशी रियासत थी जो भारत में सबसे पहले विलय की गई थी? बड़ौदा देशी रियासत। और जूनागढ़ देशी रियासत को भारत में कैसे सम्मिलित किया गया था? जनमत संग्रह। अभी जस्ट हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर देखा हैदराबाद देशी रियासत, जो छोटा टॉपिक था। हैदराबाद देशी रियासत को भारत में कैसे सम्मिलित किया गया, क्या बताओगे? पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद देशी रियासत को भारत में, जिसे हम इंग्लिश में ऑपरेशन पोलो कहते हैं, इसे सम्मिलित किया गया था। अब हम लोग मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर पर। तो उम्मीद करते हैं कि यहां से प्रश्न आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे। बोलो, आगे बढ़े। चलो बताओ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया गया? भारत के कौन सी देशी रियासत थी जो सबसे पहले विलय की थी? और देशी रियासत को अध्यक्ष किसे बनाया गया सम्मिलित करने का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जूनागढ़ देशी रियासत भारत में कैसे सम्मिलित किया गया था? और हैदराबाद देशी रियासत को भारत में कैसे? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। क्लियर हुआ? अब चलो, अब जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ो। जम्मू कश्मीर टॉपिक बहुत जबरदस्त है। जम्मू कश्मीर देशी रियासत जम्मू कश्मीर देशी रियासत बड़ा टिपिकल है। यहां तक लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में पता नहीं रहता है। क्यों भारत कहता है जम्मू कश्मीर हमारा है, क्यों कहता पाकिस्तान जम्मू कश्मीर हमारा है? इस रियल मुद्दे को हम लोग समझेंगे, जम्मू कश्मीर रियल में किसका है। और पूरा 100% जम्मू कश्मीर में भारत ने जम्मू कश्मीर को कितना लिया, पाकिस्तान कितना लिया, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर राजा हरीश सिंह क्यों नहीं भारत में विलय कर रहे थे, इस चीज को समझेंगे। और काबलियन आक्रमण क्यों किए जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, इस चीज को हम समझेंगे। और भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विवाद क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग स्टोरी पे समझते हैं, अगेन काटते हैं टॉपिक। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरीश सिंह था। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका क्या नाम था? हरीश सिंह। और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हिंदू थे, और जनता भी यहां पे जम्मू कश्मीर में 90% हिंदू थे, 10% मुस्लिम थे। लेकिन राजा हरीश सिंह जो थे जम्मू कश्मीर को ना भारत में विलय करना चाहते थे ना पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। गजब की कंडीशन थी, सोचिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को जम्मू कश्मीर के अंतर्गत नक्शे को देखते हुए जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करना एक बहुत कंडीशन के हिसाब से देखना बड़ी जरूरी था। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर देखा जाए भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, तो जम्मू कश्मीर का भारत में सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरीश सिंह से सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले। जम्मू कश्मीर के राजा से सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले। कहे हैं जम्मू कश्मीर के राजा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, हे हरीश सिंह, आप भारत में सम्मिलित हो जाइए
और अगर भारत में सम्मिलित होते हैं तो आपको जैसे अन्य देशी रियासत को सुविधा दी गई आपको भी दी जाएगी। साथ में आपको राजपथ भी दिया जाएगा, आप जहां रहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर राजा रजवाड़े के रूप में बने रहेंगे। पीबी पर्स भी दिया जाएगा, आपको इतना पैसा दिया जाएगा सरकारी कि आप कई समय तक बैठ के खाएंगे, आने वाले आपकी कई पीढ़ियां भी बैठ के खाएगी। और आपको संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया जाएगा। संपत्ति का मौलिक अधिकार मतलब आप चाहेंगे तो अपनी संपत्ति बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, लेकिन कोई इंटरफियर नहीं करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, लेकिन हरि सिंह के राजा जो थे जम्मू कश्मीर के, इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। कहा, सरदार वल्लभ पटेल ने आपने मुझे चांस दिया जम्मू कश्मीर को सम्मिलित करने के लिए, इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूं, इस सम्मान के लिए मैं कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देशी रियासत है, स्वतंत्र रहेगा। आने वाले समय में अगर हमारी उम्मीदें रहेगी तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर सम्मिलित करेंगे। राजा हरि सिंह से सरदार वल्लभ पटेल ने पूछा, क्यों नहीं आप सम्मिलित करना चाहते जम्मू कश्मीर को? तो इन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के नाम में ट्रेनें चलती हैं, जम्मू कश्मीर के नाम पे फैक्ट्रियां चलती हैं, जम्मू कश्मीर की संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है, जम्मू कश्मीर के अलग तरीके से लोग अन्य राज्यों से भिन्न भिन्न तरीके से लाइफ को जीते हैं, यानी पूरी संस्कृति अलग है। अगर जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों में सम्मिलित होगा तो यहां जनता खुशहाल नहीं हो पाएगी, जो इस समय हमारी जनता जम्मू कश्मीर में खुशहाल है। भाई अगर देखा जाए एकदम शुद्ध नेचुरल अगर देखा जाए तो हमारा है तो जम्मू कश्मीर है। अगर जम्मू कश्मीर समय मिले देखिएगा, कहने की लगेगा कि हमारी भारत की जो संस्कृति है अगर है रियल में तो जम्मू कश्मीर है। उसी का कुछ परसेंट कहने की आप देखेंगे उत्तराखंड को भी माना जाता है, एकदम शुद्ध नेचुरल प्राकृतिक आपदा है। जैसे इस समय हम लोग यहाँ मौसम है प्रयागराज पूरे यूपी में छाया हुआ मौसम एक हफ्ता से, वैसे आप जाएंगे तो जस्ट लाइक आपको जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को ऐसा मौसम मिलेगा। यहाँ पे खास बात इतनी प्राकृतिक नेचुरल लोग कहते हैं, अगर गर्मी थोड़ी भी अगर पड़ेगी तुरंत बारिश हो जाएगी, बारिश होने के बाद तुरंत मौसम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सोचिए इतना अच्छा खासा माहौल। लेकिन हरि सिंह की बातों, सरदार वल्लभ पटेल को बातों को एक्सेप्ट नहीं किया हरि सिंह, इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। सरदार वल्लभ पटेल ने कहा, कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी नहीं है तो आपके साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, आपका मन होगा तो आप सम्मिलित होइएगा। वही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे रियाकत अली हरि सिंह से मिलते हैं, कहते हैं, हरि सिंह जम्मू कश्मीर का अभिनंग आप भारत में न सम्मिलित करके आप पाकिस्तान में सम्मिलित करिए। अगर पाकिस्तान में सम्मिलित करते हैं तो आपको बहुत सुविधाएं दी जाएगी। आपको जैसे भारत राजपथ दे रहा, संपत्ति का मौलिक अधिकार पर्स दे रहा, उससे भी ज्यादा हम आपको सुविधाएं देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर भारत में न सम्मिलित करके पाकिस्तान में सम्मिलित करिए। लेकिन राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत स्पष्ट मना कर दिए। रियाकत अली से उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा कि यह कदापि नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर न भारत में सम्मिलित हो न पाकिस्तान में सम्मिलित हो, किसी देश में सम्मिलित होना आने वाले समय में होगा तो हम विचार करेंगे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। और जम्मू कश्मीर को कहां सम्मिलित करना है इस चीज को करके हम कैप्चर करेंगे, लेकिन हमारी कभी इरादा नहीं है। रियाकत अली ने भी पूछा, जम्मू कश्मीर को आप क्यों नहीं सम्मिलित करना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की अलग संस्कृति, अलग कल्चर है, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है, हर चीज अलग अलग है, लेकिन सम्मिलित करेंगे तो यहां की जनता खुशहाल नहीं रहेगी। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। राजा हरि सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को रियाकत अली ने चेतावनी दिया। कहा है, हरि सिंह अगर आप सम्मिलित नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह भी संकट में रहेंगे, जनता भी संकट रहेगी, आपको हम घुटनों पे टिका देंगे, हम मजबूर कर देंगे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में सम्मिलित करने के लिए। अभी समय है, आप इस चीज को आप नोटिस करिए। अगर जम्मू कश्मीर अगर सम्मिलित नहीं होगा तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जनता कहने की घुटनों पर टिकी रहेगी पाकिस्तान के अंदर। हरि सिंह बहुत सम्मानित इंसान थे, किसी के सामने झुकते नहीं थे। झुकते तब थे जब इस सम्मान की बात आती थी, अपने देश की बात आती थी, अपने देशी रियासत की बात आती थी, तब जाके झुकते थे, लेकिन किसी के सामने झुकते नहीं थे। रियाकत अली से कहा कि हम आपके चेतावनी को चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, और क्या सही रहेगा, क्या उचित रहेगा, क्या जम्मू कश्मीर सम्मिलित हो जाएगा तो हम आपको कदमों में करेंगे जम्मू कश्मीर को। और रियाकत अली खान चले जाते हैं और जम्मू कश्मीर को सम्मिलित करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग मतलब मोहरा बनाते हैं, कैसे जम्मू कश्मीर को हम सम्मिलित करें, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न अंग बने।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल नई दिल्ली के दरबार में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे जम्मू कश्मीर भारत में सम्मिलित हो, और इस चीज को दिन रात मंथन करते रहते हैं, क्योंकि हर देशी रियासत भारत के अंतर्गत सम्मिलित हो गई थी, लेकिन बची थी देशी रियासत जिसका नाम था जम्मू कश्मीर देशी रियासत। और लियाकत अली मोहरा बनाने लगे जम्मू कश्मीर को सम्मिलित करने के लिए, और इन्होंने जबरदस्त तरीके से मोहरा ये बनाया जम्मू कश्मीर को सम्मिलित करने का। जम्मू कश्मीर के आसपास जनजातियां रहती थी। जम्मू कश्मीर के आसपास जनजातियां रहती थी जिसका नाम था काबालियन। काबालियन जनजातियां। और जम्मू कश्मीर की जनता के अंतर्गत काबालियन जनजातियां रहती थी। काबालियन जनजातियां से लियाकत अली मिले, क्या काबालियन जनजातियां थे कि आपका दिन दशा देखकर हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, ना आपके रहने के लिए घर मकान है, ना रहने के लिए सुविधाएं हैं, ना आप खा पी रहे हैं, ना आप जीवन का आनंद ले रहे हैं, ना आपके बच्चे कहीं समाज में जागरूक हो पा रहे हैं। काबालियन जनजातियां कहें कि आपकी दिन दशा को हम यानी कि बहुत जल्दी दूर कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा साथ देना रहेगा, इसके लिए आपको हमारा सपोर्ट करना रहेगा। काबालियन जनजातियां के लोग पूछे क्या साथ देना रहेगा, क्या कि बस छोटा सा काम है जो आप करोगे उस चीज के लिए आपको चीजें की जाती। इन्होंने कहा कि एक छोटा सा काम यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता को विवश कर देना है पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए, और यहां तक कि राजा हरि सिंह को भी विवश कर देना, मजबूर कर देना है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जनता को सम्मिलित करने के लिए। अगर आप इतना करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जितना आप लूटपाट करेंगे, जम्मू कश्मीर का जितना संपत्ति रहेगा वो काबालियन जनजातियां की रहेंगी, और यहां तक कि पाकिस्तान आपको सरकारी नौकरी में सुविधाएं देगा। संपत्ति के अंतर्गत जितनी भी संपत्ति पाकिस्तान के अंतर्गत यानी कि अवैध रहेगी वो काबालियन जनजातियां के अंदर रहेगी, आपको इतनी सुविधाएं दी जाएगी। सोचिए, काबालियन जनजातियों को बहुत बड़ा चांस मिल गया। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप मेहनत करते हैं, दिन भर 24 घंटा मिलते मेहनत करते हैं, तो आपको 2 रोटी भी मिलने के लिए मुश्किल हो जाता है। शाम को मिले कि ना मिले, वैसे काबालियन जनजातियां की भी थी कंडीशन। वही लियाकत अली खान ने कहा कि अगर आप 24 घंटा हमारा एक काम कर देते हैं तो आपको हमेशा के लिए 2 रोटी नहीं, आपको कम से कम 10 रोटी की इंतजाम कर देंगे, हमेशा आप खाएंगे, लेकिन रोटी कभी खत्म नहीं होगा। मजबूरियत में काबालियन जनजातियां ने जम्मू कश्मीर को मोहरा बना लिया, कहा कि मुझे ये शर्त मजबूर है, हमें कोई भी करने के लिए, अपनी दिन दशा दूर करने के लिए हम आपकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। कई कंडीशन लियाकत अली खान ने दे दिया और इस चीज को काबालियन जनजातियां एक्सेप्ट की। और जैसे एक्सेप्ट किया उन्होंने, लियाकत अली के नाम को इन्होंने लियाकत अली के चीज को कैप्चर किया। काबालियन जनजातियां ने जम्मू कश्मीर की जनता पे अटैक कर दिया, हमला बोल दिया। वहां की जनता को मजबूर करने लगे जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के अंदर सम्मिलित होने के लिए। यहां तक कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी महिलाएं थी उनके साथ काबालियन जनजातियां अत्याचार करने लगे, रेप करने लगे। वहां पे बड़ी भयानक स्थिति हो गई थी। अब जो सोचिए, जम्मू कश्मीर सुंदर था, वो एक संकट की घड़ी झेलने लगा। राजा हरि सिंह को पता चला कि पाकिस्तान सरकार काबालियन जनजातियों को मोहरा बना के भारत के अंतर्गत न सम्मिलित करके पाकिस्तान के अंदर मजबूरियन सम्मिलित करना चाह रहा है, हमारी जनता के अंदर अटैक करना चाह रहा है। और उस समय जब पता चला, और काबालियन जनजातियां ने लगभग कहने कि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत नियर अबाउट 80% जम्मू कश्मीर को कहने की आप देखेंगे कहने की मजबूर करके पाकिस्तान में सम्मिलित करने के लिए इरादों को कैप्चर कर लिया। मात्र 20% जम्मू कश्मीर का बचा था, कहने की आप देखेंगे हिस्सा जो भारत और पाकिस्तान में विलय नहीं होता। वो समय चला गया, जम्मू कश्मीर का 100% हिस्सा काबालियन ने 80% कवर कर लिया, मात्र 20% बचा था जो राजा हरि सिंह का इलाका था। और राजा हरि सिंह के दरबार के आसपास काबालियन जातियां प्रवेश करने लगी, और राजा हरि सिंह अपनी जान बचाने के लिए कहने की आप देखेंगे दिल्ली के अंतर्गत रातों रात ट्रेन पकड़ के जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहते हैं
कि आप हमारी रक्षा करिए। अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे, काबलियन जनजातियां हमें मार डालेगी, हमें बहुत ज्यादा अतिक्रमण करी, हमारी जनता को लॉस करी, हमारे महिलाओं के साथ जम्मू कश्मीर में अत्याचार कर रही है और हमारे अंतर्गत पूरा 80% काबलियन जनजातियां कवर करिए। अगर आप नहीं साथ दे देंगे तो जम्मू कश्मीर यानी कि पूरा पाकिस्तान ले जाएगा, जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा कोई मिलने वाला नहीं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भारत में सम्मिलित कर, अगर जम्मू कश्मीर की रक्षा करता है, हम आपकी रक्षा करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? भाई कोई भी चीजें हैं, आप चोरी करने जाएं किसी के यहां, आपका दोस्त कहे कि चलिए चोरी करते हैं, तो आप कहेंगे हमें क्या मिलेगा? तो बताएगा 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया में हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया अपने रखेंगे। आप तुरंत तैयार हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं कदम उठा लेता हूं। या आप कहीं जा रहे हैं किसी के यहाँ, दोस्त यहाँ, चलो आओ घुमा के लाएं, आपको मस्ती करा के लाएं, तो आप पूछेंगे कि हम मस्ती करेंगे, आपके साथ घूमेंगे, तो हमें क्या फायदा होगा? तो आपको दोस्त कहेगा कि हम आपको चिकन बिरयानी खिलाएंगे, मटन खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे, अनेक प्रकार के रसगुल्ला खिलाएंगे, गोलगप्पा खिलाएंगे, तो आप तुरंत तैयार हो जाएंगे, चलो गोलगप्पा रसगुल्ला खाना है कि नहीं? तो ऐसे राजा हरि सिंह ने पूछा कि हम क्यों सम्मिलित करें, क्यों आपका साथ दे? भाई हमने आपको कहा कि अगर सम्मिलित करने के लिए, तो आपने उस चीज को कैप्चर नहीं किया, तो मैं कैसे आपको सम्मिलित करूंगा? इम्पॉसिबल। एक ही शर्त पे हम आपका साथ देंगे, जब तक भारत के अंदर जम्मू कश्मीर विलय नहीं होगा, तब तक भारत के अंतर्गत चीजें जम्मू कश्मीर का साथ नहीं देगा। और राजा हरि सिंह से कहे सरदार वल्लभ भाई पटेल कि आप सोच समझ लीजिए, भारत के अंदर सम्मिलित करना है कि नहीं, जम्मू कश्मीर को बचाना है कि पाकिस्तान के अंदर ले जाना है, आप सोच लीजिए, इस चीज को आप कैप्चर करिएगा, हमें आप कुछ समय बाद बताइएगा, तब मैं आपका साथ दूंगा। और मैं वादा करता हूं, जैसे जम्मू कश्मीर 100% था, आपके कदमों में लाके दे रख दूंगा। आपके अंदर जम्मू कश्मीर की एक भी जनता, हमारी सेना अगर पहुंचेगी तो एक भी जनता परेशान नहीं होगी। और राजा हरि सिंह सोचने लगे और सरदार वल्लभ पटेल उस सोचने का इंतजार किए, और क्या इंतजार किए, इसकी घड़ी हम लोग पढ़ेंगे मंडे को, है कि नहीं? कुछ समझ में आई बात? चलिए, तो आधे घंटे लगेंगे इसको खत्म करके, कल टॉपिक मंडे को कंप्लीट हो जाएगा संविधान सभा, और जिनकी पहले 1 2 दूसरी क्लास रहेगी, इस चीज को हम करेंगे, क्या निष्कर्ष हुआ, कितना बंटवारा हुआ, कैसे हुआ, राजा हरि सिंह ने क्या निष्कर्ष दिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मंडे को, है कि नहीं?